हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। मेरे छोटे भाइयों, हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर चालू कर दिया था। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं हम लोग। इस साल बोर्ड है और उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कल से शुरुआत कर भी दी है। हमारा पहला लेक्चर ग्रेविटेशन का आप लोगों ने होपफुली देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो कल का लेक्चर देख लो, जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, न्यूटन ने उसको कैसे ढूंढा, क्या खोजा, उसकी स्टोरी देखी थी हम लोगों ने वो फोर्स कितना है ये भी देखा था, और उसका फाइनल आंसर हमारे पास एक आ गया था, जिसको मैं अभी रिपीटेशन के लिए बस यहाँ पे एक बार मेंशन कर रहा हूँ। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जहां पे F था फोर्स ऑफ ग्रेविटी या कहो ग्रेविटेशनल फोर्स, G था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों इसको हम लोग क्या कहते थे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने देखी थी कल, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैसे आया था वो भी देखा था। मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को डी दिया था। करेक्ट है, ये यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। ये चीज को हम लोगों ने खत्म कर दिया था। हमने ये भी देखा था कि सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट कोई है तो उसके लिए बहुत जरूरी क्या है बच्चों? तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि वो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन में होना पॉसिबिलिटी नहीं है। ये चीज को हम लोगों ने वहां पे खत्म करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों आज केपलर्स के लॉ के ऊपर। ठीक है, तो आज का सेक्शन हमारा कहां से शुरू होगा मेरे दोस्तों? केपलर्स लॉज। मुश्किल नहीं है, आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई, देख लेना, वो करके देखना कभी, क्योंकि जो ये बता रहा है ना, जो केपलर ने कहा है, उसको समझने के लिए वो एक्टिविटी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो क्या बता रहा है लॉज में वो समझना बहुत जरूरी था। समझो ऐसे मान के चलो कि कोई एक कार्डबोर्ड होता है ना बेटा, तो कार्डबोर्ड ले लो, ऐसा बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लो, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर समझो यहाँ पे और यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट पे ऐसे नेल जो होते हैं ना वो ठोक दो। ठीक है, कील जो होते हैं ना, ठोक दो, उनको ठोक दिया। फिर बेटा एक काम करो, एक धागा लो जिसकी लेंथ ऐसा पूरा जोड़ देने का, बांध देने का, लेकिन वो बांधने के बाद इससे तो बड़ा होना चाहिए कम से कम। अब एक पेंसिल ले लो और उसको धागे को थोड़ा सा ऊपर वाली साइड में खींच लेना, जितना हो सके उतना खींच लेना, इतना भी मत खींचना कि नेल निकल जाए। ठीक है, तो अब जब आप उसको खींचोगे और फिर उसको लेके ऐसे एक सर्कल बनाने की कोशिश करोगे, पूरा राउंड करने की कोशिश करोगे, तो आपको समझेगा कि एक सर्कल नहीं बन रहा है बेटा, ये ऐसा एक अंडे जैसा शेप आ रहा है। उस अंडे जैसे शेप को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस शेप को हम लोग कहते हैं एलिप्स। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? एलिप्स। एक्चुअली जो दो पिन थी ना, वो उसके दो फोकस है, समझ लो क्या है उसके दो फोकस। तो एलिप्स को कितने फोकस होते हैं बच्चों? दो, याद रहेगा। सो दो फोकस है उसको। ठीक है, सो ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि अगर आप लोग ये समझोगे ही नहीं कि फोकस कौन है, वन ऑफ द फोकाई, अगर ऐसे वर्ड आते तो हम लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वो एक्टिविटी सबसे पहले हमें दी हुई है। ठीक है, चलिए एक्टिविटी को तो हम लोग कर भी लेंगे। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है लॉज के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों पता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऑर्बिट पता है आपको? द पाथ अलोंग विच द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उस पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट किसको कहते हैं? जिस पाथ के अलोंग प्लैनेट घूम रहा है। तो ऐसे अभी अंडाकृति है ना, तो वैसे वो अंडे की जैसा या गोल गोल घूम रहा होगा। अभी हमारी अर्थ है, अब हमारी अर्थ सन के अराउंड घूम रही है कि नहीं, तो जिस रास्ते से वो घूम रही है ना, उस रास्ते को कहेंगे हमारी अर्थ का ऑर्बिट ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो केपलर का सबसे पहला लॉ ये ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। क्या कहता था वो लॉ? पहले समझ लो, लॉ का स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा। आपकी बुक में जब जाओगे, मैं जब स्टार्टिंग वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूं आज, तो ये आपके बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सी का आंसर है। जो ये वाला पार्ट और इसके अगले वाला पार्ट की जो इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे आता है वो भी बताएगा। तो आज हम लोग ये दोनों को भी कवर कर लेंगे। और ये लेंथी क्वेश्चंस आता है, कई बार बोर्ड में भी आ सकता है बच्चों, आ चुका है इसके पहले भी। सो आप लोगों को उसके लिए एक 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना जरूरी हो जाता है। तो चलो बच्चों क्या कहता है देखो लो, द ऑर्बिट, क्या बच्चों? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एलिप्स। ये क्या है बच्चों? ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट क्या है बच्चों? एक एलिप्स है।
तो ये सर्कुलर पाथ नहीं है। मतलब अगर हमारी, चलो अब बात करते हैं पहले, और लॉ को खत्म करते हैं। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एलिप्स विथ सन at one of its foci। ध्यान देना बेटा, यहां पे कौन है बच्चों? सन है। इस सन के अराउंड हमारी अर्थ घूम रही है, करेक्ट है, या बाकी के प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं। हम लोग हमारी अर्थ के बारे में बात करते हैं। हमको क्या लगता है कि हमारी अर्थ ऐसे घूम रही होगी गोल गोल, नहीं, जबकि जो गलत है। तो फिर सही क्या है बच्चों? सही ये है, अभी देखो मैं क्या बता रहा हूं। यहां अगर सन है तो हमारी अर्थ जब घूमेगी तो वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगी। कहां घूमेगी? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो जब आप लोग इसको देखोगे बेटा, तो ये समझो, मान के चलो हमारी अर्थ है, तो यहां पे सन होगा। अब देखो बच्चों, यहां पे है अर्थ, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, देखो लॉ, द ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब रास्ता अर्थ का घूमने का, ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट अर्थ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो पाथ कैसा है बच्चों? एलिप्स है। ये देखो, ये एलिप्स है विथ सन। लेकिन सन कहां है उसके? एट वन ऑफ इट्स फोका। या तो सन यहां पे हो सकता है, या तो उसका दूसरा जो फोकस होता है वो यहां पे, क्योंकि एलिप्स के कितने फोकस होते हैं हम लोगों ने बात की थी? 2। सर्कल को एक ही फोकस होता है, या कहो एक ही सेंटर होता है, लेकिन इसको ऐसा नहीं होता, इसको 2 होते हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो ये हो गया बेटा पहला लॉ। आसान है, देखते ही आप लोगों को समझना है, बस देखना है और समझना है। देखो, द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज, क्या है, बस इतना आधा हो गया बेटा, देख के बता दो। ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एलिप्स विथ, और सन कहां पे? विथ सन एट इट्स वन ऑफ द फोकाई, ठीक है, एट वन ऑफ इट्स फोकाई। जी करेक्ट है। चलो, पहला लॉ खत्म हो गया बेटा, हो गया बेटा, इसमें कोई ज्यादा शंका रखने की जरूरत नहीं। ये ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए ये लॉ ऑफ ऑर्बिट हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग तो होशियार हो, आप लोग ध्यान तो नहीं छोड़ोगे, इतना तो पक्का है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा केपलर का सेकेंड लॉ। सो केपलर्स लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग जो जिनका नाम है उनको याद रखने के लिए। अब देखो बेटा, केपलर्स लॉ में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को केपलर्स लॉ जो सेकंड है वो किसके बारे में कहता है? इसको लॉ ऑफ एरिया भी कहता हूं मैं, लॉ ऑफ एरिया भी हम लोग कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये एरिया के बारे में बताता है। क्या है इंफॉर्मेशन, क्या बताता है ये, इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है पहले लॉ का स्टेटमेंट देखना। सो अ लाइन, क्या कहता है वो? ए लाइन जॉइनिंग planet and a line joining a planet and the sun sweeps equal area in equal time interval या in equal interval of time। लॉ समझना है आपको, ध्यान दीजिएगा। फिर सबसे पहले लॉ तो ये बताता है कि यहां पे है बेटा हमारा सन, या यहां पे है, समझो सन, कहीं पे भी ले लो, समझो यहां पे सन है और ये है हमारी अर्थ, करेक्ट है कि नहीं? ये सन है और यहां पे हमारी अर्थ है बेटा। तो ऐसे मान के चलो कि समझो अर्थ यहां पे थी, तो सन से उसका डिस्टेंस क्लोज हो गया है कि नहीं, यहां पे चली गई, तो समझो मान के चलो ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन पे अर्थ चली गई। लॉ क्या कह रहा है बेटा? देखो, A line joining the planet and the sun, ये प्लैनेट है, प्लैनेट और सन को जोड़ने वाली ये लाइन है, ठीक है, प्लैनेट और सन को जोड़ने वाली ये लाइन है। अब ये यहां से यहां गया है, यहां से यहां गया है, ठीक है, कुछ टाइम लगा होगा ना उसको। सन स्वीप्स, स्वीप मतलब कवर करना, स्वीप समझते हो ना आप लोग? क्रिकेट में तो देखा होगा आप लोगों ने, बैट्समैन पैर के बल बैठता है और इधर ऐसे शॉट मारता है, तो ऐसे बैट उसकी फ्लैट टू द ग्राउंड या पैरेलल टू द ग्राउंड होती है, उस शॉट को कहते हैं स्वीप, करेक्ट है कि नहीं? स्वीप। झाड़ू मारना तो समझते हो ना, कुछ ना समझो तो देखो बच्चों, झाड़ू हम लोग कैसे मारते हैं? हाथ में इधर होता है, ऐसे घुमाते हैं उसको, तो लाइकवाइज ये ऐसा, ये देखो ऐसा, तो ये लाइन है, ये इधर चली गई, तो उसने कुछ एरिया कवर किया होगा। हाँ बच्चों, कुछ एरिया कवर किया होगा। स्वीप्स इक्वल एरिया, इसने इतना एरिया कवर किया, ए से लेके बी के बीच में इतना एरिया कवर कर लिया, ओके बेटा। अब इसके लिए ऐसे मान के चलो, ए से लेके बी जाने के लिए समझो उसको लगा 1 मंथ, कितना लगा बेटा? 1 मंथ, ऐसे मान के चलते हैं। बाद में कहीं तो एक दूसरी पोजीशन आ गई थी, समझो मान के चलो सी,
अब ये हो गया अर्थ और उसके बीच में। अब फिर वो समझो यहाँ पे पहुंच गया। ओके बेटा, अब हम लोगों ने सी से लेके वो डी पे पहुंचा, 1 महीने का टाइम ले लिया हम लोगों ने। अगेन 1 मंथ, हम लोग मान के चलेंगे कि 1 महीने में सी से डी तक जब चले गए थी, और फिर मैंने देखा यहाँ पे और फिर यहाँ पे, लेकिन ई से लेके एफ तक पहुंची। वो क्या कह रहा है बेटा, देखो ई से लेके एफ में भी जाने के लिए कितना लगा था टाइम, 1 मंथ। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लॉ क्या कहता है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल सेम है, देखो 1 मंथ, यहां पे भी लगा 1 मंथ, यहां पे भी लगा बेटा 1 मंथ, एक ही महीना लगा ना। लेकिन ये जो एरिया इस लाइन ने कवर किया है, ये जैसे कि ये एरिया या कहो ये एरिया या कहो ये वाला एरिया, ये तीनों भी एरिया सेम है। अब आपको लगेगा कि नहीं भैया थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। देखो यहां ए से लेके बी का तो डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन बेटा यहां पे रेडियस छोटी है, या कहो मीन डिस्टेंस कम है बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। देखो ये कम है। अब जब आप यहां पे जाओगे लगेगा आपको भैया ये तो छोटा हो चुका है, लेकिन यहां पे ये भले छोटा है सी से लेके डी, लेकिन ये रेडियस तो बढ़ रही है ना बेटा। यहां पे देखो ये तो और भी छोटा है बेटा ई से लेके एफ तक, लेकिन ये रेडियस और भी सबसे लंबी हो चुकी है। तो जैसे रेडियस बढ़ेगी डेफिनेटली एरिया भी तो बढ़ेगा ना बेटा। इसलिए याद रखना कि जो वो कहता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन, दिस इज द लाइन, यहां पे सन यहां पे प्लैनेट, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं बेटा इसको, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। होपफुली आप लोग समझ रहे हो इसको, ये बहुत जरूरी पार्ट है बेटा। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और थर्ड लॉ की ओर चलते हैं, और केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है देखते हैं। थर्ड लॉ, हम लोग इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड के बारे में बताता है। किस चीज का टाइम पीरियड समझते हो आप लोग, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन समझते हो। हमारी अर्थ यहाँ पे सन है, और अगर उसको पूरा एक राउंड मार के, सन के अराउंड एक पूरा राउंड मार के आने के लिए कितने दिन लगते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स, मतलब 1 साल पूरा लगता है ना। तो सन के अराउंड अर्थ को एक चक्कर मारने के लिए जितना टाइम लगता है ना, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ओके, सो केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, देखो स्टेटमेंट थोड़ा सा लेंथी है लेकिन फिर भी चल जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसका स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। देखो ध्यान देना, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ a planet around the sun is directly proportional। ये टाइम प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी ना किसी चीज के ऊपर तो निर्भर होगा। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस between planet and the sun। कितना लंबा लॉ है नहीं। कई सारे लोगों को सवाल आता है कि ये इतना लंबा लॉ कैसे लिखे, खुदा पहाड़ निकला चूहा, ये तो कहावत सुनी होगी आप लोगों ने। इतना बड़ा लॉ दिख रहा है और हम लोगों को उसको रट्टा मारने की आदत हो जाती है। हम लोग उसको रट्टा मारेंगे, उसको याद करेंगे, रट्टा मारना नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसको सिर्फ तीन भी नहीं, एक्चुअली 2 ही वर्ड्स में मैं खत्म कर सकता हूं, सिर्फ 2 ही, ठीक है। इतना देख लो, ये इतना सा ही लॉ है। आपको लगेगा सच में, हाँ एकदम सच में, मम्मा कसम, ये इतना ही लॉ है बच्चों। देखो यही है ना चीज, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। लेकिन फिर आप कहोगे कि भैया फिर इसको कैसे लिखें, इसको एक्सप्लेन करो, बस आपको टर्म को याद रखने का है। टी कौन है बेटा, ये एक राउंड मारने के लिए, प्लैनेट को सन के अराउंड एक राउंड मारने के लिए लगने वाला टाइम है, तो इसको हम लोग कहेंगे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ये कौन है बेटा, आर कौन है। अब देखो हमारी अर्थ जब सन के अराउंड चक्कर मार रही थी तो इधर डिस्टेंस कम था, उसका रेडियस छोटा था, इधर रेडियस जैसे जैसे जा रही है तो रेडियस चेंज हो रही है।
तो अब मैं एग्जैक्टली डिस्टेंस कौन सा लूं, तो हम लोग नहीं ले सकते। तो ऐसे टाइम पीरियड में हम लोग उसका एक एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे आप लोग बच्चों देखो, आपका स्टडी होता है तो आप लोग एग्जाम दे देते हो, मार्क्स बता देते हो, तो आपके मार्क्स जो होते हैं बच्चों, तो जैसे आप लोगों को मैंने पूछा कि आपको लास्ट ईयर कितना परसेंटेज था, तो आप क्या बताओगे, समझो 80% आए। तो क्या आपको हर एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए थे क्या? नहीं, कुछ सब्जेक्ट में 70 आए होंगे, किसी में 90 आ गए होंगे, तो एग्रीगेट करके देखा तो 80% आ गया। करेक्ट है कि नहीं? दैट एग्रीगेट और दैट एवरेज और दैट मीन इज नथिंग बट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो आर कौन है बेटा? टी है टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। और आर कौन है बेटा? मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। अगर आप इसको ऐसा देखोगे, अब आसान हो जाएगा। देखो टी का स्क्वायर, देखो द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। ये किसका पीरियड रिवोल्यूशन है? ये प्लैनेट का, इसलिए इसको ऐसे लिखा अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको? टू द क्यूब। क्यूब, अभी यहां पे देखो फिर से क्यूब आ गया बेटा। किसका बेटा? किसका क्यूब है वो? मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द अर्थ, अर्थ और प्लैनेट के बीच का मीन डिस्टेंस। हो गया बेटा। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं और अगर मैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, जहां पे के है बच्चों केपलर्स कांस्टेंट, या इसको हम लोग कहते हैं बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। याद रहेगा आपको, ये के जो है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों? क्लियर है आपको ये? चलिए, अगर ये आपका हिस्सा क्लियर हो चुका है ब्रेन में, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। 3 केपलर के लॉज पढ़े, फटाफट बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट था, जो बता रहा था कि हर एक प्लैनेट ये एलिप्स में घूमता है, सर्कल में नहीं, सन के अराउंड, और सन उसके एक फोकस पे रहता है। हो गया बेटा, ठीक है। सो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एलिप्स नॉट अ सर्कल विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है बेटा। दूसरा लॉ हम लोगों ने पढ़ा था एरिया के लिए। सो अ लाइन जॉइनिंग द a line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time। एक महीने में अगर चेक करेंगे तो इतना ही एरिया कवर करेगा वो लाइन जो प्लैनेट और इसको जोड़ रही है सन को। और तीसरा लॉ हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ टाइम पीरियड होता है बेटा है, या लॉ ऑफ पीरियड भी कह सकते हो। द स्क्वायर ऑफ द, ये इतना उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं बेटा, हम लोग सीधे सीधे से उसको एकदम आसान शब्दों में अगर लिखना ही है तो मैं आपको बता दिया हूं। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द sun is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun। ये तो खत्म हो गया बेटा। हाँ, अब अगर इतना आसान बताने के बावजूद भी अगर आपको नहीं याद रहता है तो इसका मतलब आप रट्टा के पीछे ज्यादा पढ़े हो और आप समझने के पीछे कम हो, ठीक है। इसलिए समझने की ज्यादा कोशिश करो, रट्टा मत मारो कि मैं इसको याद कर लूंगा, मैं इसको याद कर लूंगा। याद नहीं करना बेटा, याद करना ही नहीं आपने, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी जैसे केपलर के लॉ तो खत्म हो गए बेटा, लेकिन इनका यूज भी हम लोगों को करना है, ठीक है। सो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ये याद रहेगा ना आपको लास्ट वाले लॉ से। उसके आधार पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, वो तो हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को अभी समझना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के आधार पर हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ की ओर पहुंचेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका सी, उसमें हाफ जो क्वेश्चन है ना उसका आधे का क्वेश्चन का आंसर यहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। सो यूसीएम और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा हम लोग इसको देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप लोग इसको आगे भी चल के पढ़ने वाले हो, जैसे ये 10th खत्म हो जाएगी 11th 12th में भी आप लोग इन चीजों को पढ़ोगे, यूसीएम क्या होता है। चलिए अब मैं क्या बता रहा हूं, हमें कुछ चीज को प्रूव करना है। क्या चीज को प्रूव करना है? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से समझेगा बेटा, और मेरा काम है आसानी से समझा देना, ठीक है। तो वो काम मैं पक्का करूंगा, बस आप लोगों का ध्यान और आपके सपोर्ट की जरूरत है बेटा। तो आपका ध्यान यहां पे हो तो पक्का हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इमेजिन करो, कंसिडर करो, और वो लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, कि कंसिडर करो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कैसा बेटा? सर्कुलर मोशन। जैसे हमारी अर्थ ही ले लो,
या तो कोई दूसरा प्लेनेट ही ले लो, या कोई सैटेलाइट ले लो जो हमारी अर्थ के अराउंड घूम रहा है, या कोई मून ले लो जो हमारी अर्थ के या किसी भी दूसरे प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है। इमेजिन कर लो किसी को भी। अब देखो बच्चों, अगर ये किसी भी प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है तो उसके अंदर क्या होगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। कितना नहीं पता ना, अब मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको। कहां से आया ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो अगले साल समझेगा आपको 11th में। लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स देखो, कंसिडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन a circular path या in a circular motion, then the centripetal force FCP कितना हो जाएगा बेटा? mv²/r। क्वेश्चन, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, इसको याद रखना है। तो कोई भी, अगर मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान देना, इधर ठूस लेना दिमाग में उसको, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो क्या होगा बेटा? सर्कुलर मोशन के वजह से वो क्यों सर्कुलर मोशन में? क्योंकि उसको सेंट्रीपेटल फोर्स है जो कि ग्रेविटी दे रही होगी। जैसे अर्थ को और सन के बीच में, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो वो कितना है बेटा? सेंट्रीपेटल फोर्स इज mv²/r। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन में होता है ना बेटा, समझो मान के चलो ऐसे पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया, फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो अगर मान के चलो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गई, तो मैं अगर आपको कहूंगा उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड, बोलो। अब ये ऑब्जेक्ट है, समझो मान के चलो ये ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम के आ गया है, तो यहां से लेके एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? इक्वल टू द सर्कमफरेंस, दैट इज 2πr, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। करेक्ट है कि नहीं? उसको घूम के आने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों टाइम पीरियड। क्या कहते हैं बच्चों? टाइम पीरियड, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल T से। ओके बेटा? अगर मैं आपको कहूंगा तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी बताओ, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? v, जो कि रहेगी बेटा 2πr/t। करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम पीरियड, या कहो स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, तो ये होती है बेटा 2πr/t। तो क्या हम लोग इसको इक्वेशन सेकंड पुट कर सकेंगे? बिल्कुल। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या हो जाती है पहली इक्वेशन? ध्यान दीजिएगा, FCP, F जैसे कि वैसा, m अपनी जगह पे, v के स्क्वायर को यहां पे रिप्लेसमेंट दे दो, v का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, तो ये कौन हो गया बेटा? 2πr/t उसका स्क्वायर अपॉन इधर r बचा था, हो गया। तो हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, जहां पे v की जगह पे v रखा, बाकी उसका स्क्वायर हो चुका है। अब हमारा काम लगभग खत्म हो रहा है, तो आप लोग ध्यान देंगे तो आसान हो जाएगा, बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर जाएंगे बेटा। बस आप लोगों का ध्यान यहां पे होना चाहिए। मुझे ये कहीं तो दूर चाहिए, ओ ओ ओ कहाँ रखूं इसको? चलो छोड़ो, ठीक है। अब हम एक काम करते बेटा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा तो भी चलेगा। m अपनी जगह पे, इसका स्क्वायर कर देते, 2 का स्क्वायर बेटा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, अपॉन बेटा t का स्क्वायर, ये t का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये r जो है ये इनवर्स होकर इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर हो गया एक r, ठीक है। अब ये एक r कट जाएगा, ये एक r कट जाएगा, इधर क्या बचेगा बेटा? m, ये 4 पाई स्क्वायर, एक r ऊपर बचेगा, करेक्ट है, नीचे एक r चला गया, एक था तो बचेगा t का स्क्वायर, करेक्ट है ना। अब एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी r के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r स्क्वायर। तो इसके वजह से फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? इसको मल्टीप्लाई करो r के स्क्वायर से, सो m 4 पाई स्क्वायर अपनी जगह पे, r इंटू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? r का क्यूब, डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, इसको भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r का स्क्वायर हो गया बेटा। r के स्क्वायर से दोनों को भी मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया।
अब इससे क्या होगा बेटा, आपको लगेगा ऐसा किया तो चलता है कि हाँ बिल्कुल चलता है बेटा। किसी चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग उसको मैथमेटिकली कैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे भी का मतलब ये नहीं कि लॉज ब्रेक करके। लॉ ये कहता है कि अगर यहां पे किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो ऊपर भी वैसे ही करना पड़ेगा जैसे नीचे किया है, इसलिए हम लोगों ने उसको ऐसा किया। अब ऐसा क्यों किया तो उसकी वजह समझ लो। अगर मैं इसको देखूंगा, ये r का क्यूब अपॉन t का स्क्वायर, ये कहीं तो देखा देखा सा लग रहा है। केपलर का थर्ड लॉ याद करो, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब था, तो ये r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर तो 1 अपॉन के हो गया, क्योंकि वो k था। कौन, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कौन हो जाएगा, 1 अपॉन के। तो क्या मैं इसको m 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू, और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर को बाजू में लिख लेता हूं। ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर आप लोग देखोगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं। अब अगर दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहेगा, 4 नंबर है वो भी कांस्टेंट रहेगा, पाई ये भी नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा, के ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारे के सारे कौन हो गए बच्चा, कांस्टेंट। इनमें बदलेगा कौन, सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं फ्रॉम द अबव, एज दिस ऑल इक्वेशंस आर कांस्टेंट, द फोर्स डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, और इनवर्सली, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ये ऊपर है, तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये क्या प्रूव कर रहा है, सो इट प्रूव्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने कब कहा था स्क्वायर लॉ, याद करो, एकदम शुरुआत में हम लोगों ने देखा था दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट द जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, डी ये डिस्टेंस का स्क्वायर था, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तब हम लोगों ने इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने इतना पूरा महाभारत देखा। आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि ये मुश्किल है, लेंदी है, नहीं है, चिंता मत करो, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स पे फोकस करो। देखो मैं एकदम फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको कंसीडरेशन लिखना पड़ेगा बेटा, कि कंसीडर करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है वगैरह, और उसका सेंट्रीपिटल फोर्स इतना रहेगा। अब अगर वो सर्कुलर मोशन में, तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स देखो mv स्क्वायर अपॉन r। आपको v की रिप्लेसमेंट चाहिए। अब अगर एक सर्कल में कंप्लीट करके आ रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा उसका सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम पीरियड हो गया t, तो उसकी वजह से स्पीड आ गई v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। ये आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब मैंने बस v की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दिया, r r कट हो गया, मैंने r के स्क्वायर से दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने 1 अपॉन के रख दी, क्योंकि वो केपलर के कांस्टेंट था थर्ड लॉ के हिसाब से, और फिर देख लिया तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है, इसलिए f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के स्क्वायर को या डिस्टेंस के स्क्वायर को। ये प्रूव हो जाता है कि फोर्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है to the square of the distance between the two objects। मुश्किल है नहीं, चिंता मत करो, आप कवर कर लोगे इसको, ठीक है, क्योंकि हम साथ में हैं और आप भी हमारे साथ में हो, तो हम लोग ये हर एक चीज को पॉसिबल करेंगे। अब क्योंकि हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ खत्म हो चुका है, आगे बढ़ने के लिए हम लोग तैयार है बेटा। तो अभी हम लोग आगे क्या बढ़ेंगे, किस चीज के साथ में बढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो पढ़ रहे, हाँ बिल्कुल बेटा, लेकिन कुछ चीजें हम लोगों ने उसके बारे में ज्यादा मेंशन नहीं की थी। अभी भी थोड़ा सा एक पार्ट है जो हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका ध्यान है ना बेटा, आपका ध्यान ही होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए, सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, इधर ध्यान दो। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, हम लोगों ने कुछ चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया अपनी रूटीन लाइफ में। समझो मैंने ये मार्कर लिया, अभी इसको ऊपर फेंका, ये वापस से नीचे क्यों आ गया, मैंने तो ऊपर फेंका था, ये ऊपर चला गया, लेकिन जाते जाते इसकी स्पीड कम हो गई। जैसे जैसे इसकी स्पीड कम हो गई बेटा, ये एक स्पीड वहां पे ऊपर सबसे हाइट पे जाते के पहुंच के उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई। जैसे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई बेटा, उसके बाद में इसको ग्रेविटेशन वेलोसिटी कम 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 क्यों हुई, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही थी। कहां पे, नीचे, नीचे खींच रही है ग्रेविटी, उसको नीचे खींच रही है। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों, देखो अब ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया क्या, ये वेलोसिटी जीरो होने पर, नहीं नहीं, वो तो कंटिन्यूअसली एक्ट करते रहता है, तो आप उसको नीचे खींचना चालू कर दिया।
और जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी बेटा बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ जाएगी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जैसे जैसे हाइट कम हो जाएगी बेटा वेलोसिटी फिर से रिगेन हो जाएगी। ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो कैन आई से एज द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज एज हाइट इंक्रीज। उसकी वेलोसिटी बेटा हो जाती है इंक्रीज एज द हाइट डिक्रीज। करेक्ट है कि नहीं? हाइट बढ़ रही है वेलोसिटी कम हो रही है, हाइट कम हो रही है वेलोसिटी बढ़ रही है। सो देखो बेटा ये सब कुछ डिपेंडेंट है किसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। दिस इज ऑल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब एक फोर्स की वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। सवाल ये है बेटा कि ये फोर्स कहां से एक्ट कर रहा है? कोई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है मतलब कहां जा रहा है? टुवर्ड द, सो दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों सेंटर? क्योंकि हमारे अर्थ का सेंटर ऑफ मास ये उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर की ओर है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर है आपको ये? चलो फिर आगे बढ़े बच्चों। क्या आपको लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ इतनी सिंपल सी चीज है कि जो आपको बस चीजों को ऊपर नीचे होना इतना ही कंट्रोल करती है? नहीं। आपको पता है आप कभी समंदर वगैरह घूमने गए हो बेटा? जब आप समंदर की साइड में घूमने जाते हो शाम के वक्त थोड़ा सा अंधेरा गिर जाए तो पुलिस आ जाती है वहां पे और बोल देती है कि चलो अब आप लोग अपने अपने रूम्स पे जाओ, अब बीच पे किसी ने रुकना नहीं है। ऐसा क्यों होता है? सोचो इसके बारे में। चलो वो पुलिस क्यों हकालती है वो तो बाद में समझेगा। ये तो देखो कि जब आप बीच को छोड़ते हो शाम के वक्त तो बीच के ऊपर जो रेत होती है बीच पे, वो पूरी रेत किसी के पैरों की वजह से, किसी ने कीले बनाए हैं, ये वो पूरी बिखरी हुई रहती है। करेक्ट है? उसमें बहुत सारा कचरा कूड़ा बहुत सारी चीजें पड़ी हुई होती है। जब आप सुबह उठ के जल्दी से आ जाओगे ना तो बीच को देख लेना, बीच एकदम साफ सूफ है। क्या रात को आके पुलिस ने उसको साफ किया? नहीं, समंदर ने ही साफ कर लिया। समंदर का पानी बीच पे बाहर आ गया था बेटा। ऐसा कैसे हो गया? यही तो है, यही तो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आपको पता है? आपको डू यू नो, डू यू नो अबाउट व्हाट? अबाउट द हाई टाइड्स, about the high tides and about the low tides. Do you know about them? हाई टाइड और लो टाइड क्या होता है? मैं क्या बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। हमारी जो अर्थ है ऐसी है, ओके बेटा। अब हमारी अर्थ के पास में अगर आप लोग देखोगे बेटा, ये है हमारी अर्थ, ओके ठीक है। और हमारे अर्थ के पास में अगर आप लोग देखोगे, हमारे अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है बेटा? पानी है। समंदर का पानी हाई हो गया, बाहर तक आ गया, उसके पानी की लेवल लो हो गई, अंदर चला गया समंदर के अंदर। इसी को कहते हैं हाई टाइड लो टाइड, ओके। लेकिन ये क्यों होता है? हमारे अर्थ के पास में एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं मून। क्या कहते हैं? मून। तो अर्थ के पास में है मून, जो कि अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। वो अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं ना। अब होता क्या है बेटा कि समझो मून यहां पे आ गया, तो मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मून क्या करता है, क्योंकि वो बहुत क्लोज है सन से बहुत क्लोज है, मतलब अर्थ के बहुत क्लोज है कंपेयर टू द सन, तो वो क्या करता है अर्थ के ऊपर के वाटर को पुल कर देता है। फिर वाटर को पुल किया तो देखो इधर वाटर की लेवल बढ़ जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो यहां पे क्या हो जाता है? हाई टाइड। ये हो जाता है बेटा हाई टाइड्स। लेकिन क्या आपको पता है जिस डायरेक्शन में हाई टाइड्स होती है उसकी बराबर 90 डिग्रीज, मतलब इधर इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, इधर क्या हो जाता है बेटा? लो टाइड्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी इधर कहीं नए से क्रिएट थोड़ी ना हो रहा है, वो तो कहीं ना कहीं से पुल किया गया है, यहां से खींचा गया, इधर का पानी खींचा गया है, तो इधर क्या हो गया बेटा? लो टाइड्स। जिसकी वजह से इसको मैं मराठी में, आपको पता है इसको क्या कहते हैं? लो टाइड्स को कहते हैं बच्चों ओहोटी, ओहोटी। और हाई टाइड्स को बच्चों कहते हैं भरती। पानी भर जाता है इसलिए उसको मराठी में कहते हैं भरती। और उसको ही आप लोग ये ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, आप लोगों को ज्योग्राफी में आता है एक्चुअली। सो हाई टाइड और लो टाइड, भरती और ओहोटी, ये जो दो चीजें हैं ना बच्चों, ये बहुत जरूरी है ये समझना। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं
ये होता ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए बता रहा हूँ। कई बार आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आंसर्स हम लोगों को अंधश्रद्धा में ढूंढते रहते हैं। हम लोग को लगता है कि अंधश्रद्धा है, नहीं, कई सारी चीज़ों के साइंटिफिक रीजंस होते हैं जो कई सारी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अगर अर्थ के वाटर को कंट्रोल कर सकता है, डेफिनेटली हमारी बॉडी के भी वाटर को कंट्रोल करता है वो। तो अमावस्या या ऐसे कुछ दिन जब आप लोग कुछ चीज़ों के बारे में बताते घर वाले, तो एनर्जी डाउन होती बेटा, इसलिए नॉर्मली बताते कि नाखून मत काट, बाल मत कट करो उस दिन, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल भी डाउन रहती है उस दिन, क्योंकि हम भी तो नेचर का ही पार्ट है। अगर नेचर इफेक्ट कर रहा है तो वैसे ही। लेकिन अभी मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो उसका नॉलेज इतना होने के लिए मैं भी उतना होशियार नहीं हूँ कि मैं आपको हर एक चीज़ उसको साइंटिफिकली उतने वे से बता सकूँ, और उतनी ज़रूरत भी नहीं। हमें बस बेसिक लेवल पे फिजिक्स को पढ़ना है 10th को, ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर। अब अगर हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को देख रहे थे, अभी थोड़ा सा पार्ट तो हम लोगों ने देख लिया था, है ना। अब हम लोग बच्चों अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखते हैं, ये बहुत जरूरी, फोर्स तो देख लिया, लेकिन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोगों ने देखा क्या बेटा? नहीं, आज हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अभी ये क्या होता है बताता हूं। सबसे पहले बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है वो देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है उसको तो बाद में देखेंगे, पहले एक्सेलरेशन क्या होता है देखो। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के हिसाब से जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना बेटा, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सेलरेट हुआ। जैसे गाड़ी है, एक्सेलरेटर घुमा लेते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, उसको रिलैक्स कर लेते हैं, स्पीड कम हो जाती है। तो वेलोसिटी का चेंज होना मतलब ही, टाइम के हिसाब से उसका चेंज होना मतलब ही क्या होता है? एक्सेलरेशन होना। मैंने ऑब्जेक्ट को लिया और ऊपर फेंका, ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, पहले बात की थी अभी हम लोगों ने अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो एज द हाइट इंक्रीजेस द वेलोसिटी डिक्रीजेस, मतलब वेलोसिटी में बदलाव हुआ, ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हुए तो टाइम लगा होगा। अब ऊपर वेलोसिटी 0 हो चुकी है मैक्सिमम हाइट पे, अब जब से वो नीचे आ जाएगा उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगी, मतलब फिर से चेंज होने लगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन, और फिर से वापस से वो ग्राउंड स्टेट पे पहुंचने तक उतनी ही वेलोसिटी पे आ जाता है। ये सब कुछ किसके वजह से हुआ? ग्रेविटी। तो इसके वजह से जो एक्सेलरेशन हो रही है ना, वेलोसिटी का चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन है। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रही है किसकी वजह से हुई? मैंने फेंका के उसको, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं, तो ये मेरा फोर्स नहीं है, ये तो अर्थ की ग्रेविटेशनल का फोर्स है। इसलिए उसको हम लोग, वो जो एक्सेलरेशन, उसको क्या कहते हैं बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को हम लोग एक और वर्ड्स में पुट कर सकते हैं, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो बार बार आप लोग यूज करोगे। और आपको पता है इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, वो जो है छोटी जी, छोटा जी, ठीक है बेटा। चलिए इसको रब कर देता हूं और फिर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, चलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन क्या इसका कोई फॉर्मूला है? ये किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है? ये वो हमें पता होना चाहिए ना। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कि मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास है छोटा m, क्या है बेटा? स्मॉल m। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके चलो कि यहां पे मैं लिख देता हूं, कंसिडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, छोटा m ना, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड। ओके बेटा, जिसको हम लोगों ने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। अब देखो बच्चा मैं क्या बता रहा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा बेटा? कौन सा फोर्स लगेगा? मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर अर्थ के, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाती, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या मैं कह सकता हूं वो हो जाएगा बेटा G इंटू कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ फोर्स लगा रही ना, किसके ऊपर लगा रही? उसका मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपॉन उनके बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, समझ के चलो कि वो है r। तो समझो, मान के चलो ऑब्जेक्ट यहां पे होगा हाइट पे, तो अभी जैसे ये रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया कैपिटल R, और यहां से यहां उसकी हाइट होगी h, तो r प्लस h एक्चुअली क्या हो गया बेटा? r प्लस h क्या हो गया बेटा? छोटा r। तो ये हम लोगों ने ले लिया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके बेटा, यहां पे मैं ले लेता हूं r प्लस h इज इक्वल टू छोटा r। ओके ठीक है, अगले साल फिर से एक बार पढ़ोगे, अभी फिलहाल तो ध्यान दो। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, क्लियर है अभी? लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम लोग नॉर्मली बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के पास पढ़ेंगे, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या आप लोगों को पता है फोर्स क्या होता है बेटा?
ये फोर्स जो होता है ये होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू उसके एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए mg ले लिया बेटा। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको कर दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो गया mg। ये हो गया बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखो ये भी फोर्स को बता रहा है, ये भी फोर्स को बता रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड mg, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी mg इज इक्वल टू व्हाट, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये छोटा m और ये छोटा m कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी g की, जो कि है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कितना आसान है बेटा, बहुत आसान है। इसका मतलब g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है तो फिर उसका सवाल ही नहीं, वो बदलेगा ही नहीं। मास ऑफ द अर्थ, क्या मास ऑफ द अर्थ बदलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। अब ये r जो है ना ये डिस्टेंस बदल सकता है जी, डिस्टेंस बदल सकता है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है जब मैं डिस्टेंस के बारे में बात करता हूं, डिस्टेंस के स्क्वायर के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के क्लोजर है, फॉर ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस क्लोजर टू द अर्थ, छोटा r और कैपिटल R दोनों लगभग सेम होंगे, तो हम लोग इसको कह सकते हैं, तब ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। लेकिन इसको हम लोग बाद में वापस से फिर से एक बार देखेंगे बच्चों, हम लोगों को जब वेरिएशन भी देखने। सो बेटा ये देख लो आप लोग, ये हमारा बेसिक फॉर्मुलेशन है। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, अब अगर g की वैल्यू मुझे पता है, m की वैल्यू मुझे पता है, तो इनकी वैल्यूज पता होने के बाद में मैं क्या इनकी वैल्यूज पता होने के बाद में इसको निकाल नहीं पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो अगर हमारा g का फॉर्मूला कहता है इट इज जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, अगर क्लोज टू द अर्थ है ये बता रहा हूं मैं आपको, तो इसकी 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, मास ऑफ द अर्थ है बेटा, मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, इसको याद रखना केजी। और रेडियस ऑफ द अर्थ है बेटा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, यहां पे लिख रहा हूं मैं। कैपिटल में कौन है, मास ऑफ द अर्थ जो है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, और यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ है बेटा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। वैल्यूज को पुट कर दिया, जब कैलकुलेशन कर लोगे आंसर आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही हम लोग लेते हैं, हमेशा लेंगे, क्योंकि हमारे आसपास में जितने भी फिनोमेना होते हैं ना वो लगभग क्लोजर टू द सरफेस होते हैं, इसके वजह से छोटा r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द ऑब्जेक्ट ये लगभग रेडियस के इक्वल होता है, इसलिए हम लोग इसको हमेशा इतने लेंगे। इसको राउंड फिगर में करते वक्त आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग फिर से एक बार जी का फॉर्मूला कैसे आता है और फिर जी के फॉर्मूला में कैसे वेरिएशन आते हैं, कि अगर समझो सरफेस से ऊपर चले गए तो जी की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, अगर हम लोग डेप्थ में टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ चले गए तो जी की वैल्यू क्या होगी, और अगर सरफेस के ऊपर ही अगर हम लोग पोल से लेके इक्वेटर या इक्वेटर से पोल के ऊपर चले गए तो क्या होगा, ये देखते हैं। कल बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा, अगला लेक्चर जो है ना इसको ध्यान से सुनना, लेकिन तब तक आज क्वेश्चन नंबर 2 का सी तैयारी करके रखना। केपलर के तीनों लॉज लर्न होने चाहिए और इनवर्स स्क्वायर लॉ की ओर कैसे पहुंचते वो पता होना चाहिए। बाकी कोई चीज भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये क्वेश्चन आएगा। ओके बेटा, आज मैं होपफुल हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सी को याद भी कर लोगे और उसको समझने के लिए ये वीडियो देखोगे भी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलिए बच्चों, फिर से अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय बाय।